हेलो दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं आकाश मैथमेटिक्स चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम 9th क्लास का लगातार आपको पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, पार्ट 1 में हमने पढ़ा नंबर के बारे में, संख्या के बारे में। तो यही आपका नंबर है जितना हमने कल पढ़ा था। कल हमने जितने भी संख्या यहाँ लिखे हुए हैं, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं, सबका हमने पिछले क्लास में डेफिनेशन देखा था। आज हम पूरे विस्तृत ढंग से आज हम इसका पार्ट 2 देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने संख्या को दो भागों में बांटा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। सबका इंग्लिश भी हमने पिछली क्लास में लिख दिया था। तो ये हो गया, संख्या को दो भागों में बांटा, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को तीन भागों में बांटा, भिन्न, पूर्णांक और दशमलव। जैसा कि आप जानते हैं, भिन्न को भी चार भागों में बांटा था, इकाई भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न। और पूर्णांक को दो भागों में बांटा था, ऋणात्मक पूर्णांक और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को दो भागों में, प्राकृत संख्या और शून्य। और प्राकृत को सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या के रूप में हमने पिछले क्लास में इसको डिवाइड किया था। दशमलव को भी दो प्रकार से डिवाइड किया था, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। इतना तो हमने यहाँ से लेकर ऑल टोल कंप्लीट कर चुके थे। बस बाकी रहा था ये वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। यहाँ काल्पनिक संख्या में सम्मिश्र संख्या पढ़ना था हमको। तो अभी हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जो बारे में हमारी जानकारी है। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ लिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह क्या कहते हैं, वास्तविक। अगर नीचे से हम लोग चले तो संपूर्ण संख्या, यदि संपूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या का जो सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या और शून्य के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक के अंक को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक, भिन्न, दशमलव के सम्मिलित रूप को ही बोलते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सम्मिश्र संख्या, तो आज हम इसको सम्मिश्र संख्या के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या होते क्या है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आपको अभी 9th क्लास में सम्मिश्र संख्या के बारे में जानना नहीं है, ये आपको जानना है 11th क्लास में। एक टॉपिक है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर ये टोटली एक लेसन ही है 11th क्लास में, लेकिन मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ काल्पनिक जो नंबर है, काल्पनिक संख्या, उसके बारे में, सम्मिश्र संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या जैसा कि आप जानते हैं, जैसे 4 हो गया, 2/3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8, ये -8, -3 जो भी हो गया, जितने भी संख्या है जैसा कि आप जानते हैं, ये टोटल हो गया वास्तविक संख्या। अब रहा काल्पनिक संख्या का बात। तो काल्पनिक संख्या कौन सा होगा, तो काल्पनिक संख्या मैं आपको बता दूं कि काल्पनिक संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकें। जैसे कि अगर देखते हैं, जैसे हम 4 ले तो 4 का अगर वर्गमूल का बात करेंगे तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकलता है। 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, यानी कि 4 को हम √4 को वास्तविक संख्या बोलेंगे। लेकिन जब काल्पनिक संख्या का बात आएगा तो यह रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है, यही होता है काल्पनिक संख्या। जिसका हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, वह इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, बस केवल कल्पना से चलता है, जिसको हम लोग अवास्तविक भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई बोले कि √16 का वर्गमूल कितना हुआ, तो 4 हुआ। √-16 का वर्गमूल पता नहीं। आगे देखते हैं √25, तो √25 का वर्गमूल 5। और -5 अगर ले लेंगे तो -√25, तो इसका होगा 5। नहीं हुआ, 5 गलत है, 5 इसका नहीं हो। √−25 का वर्गमूल 5 नहीं होगा। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कशन, थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हम आपको अगर हम बता दें काल्पनिक संख्या के बारे में, तो आपको बता दें कि जो √1 है, इसको हम लोग आई से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। आयोटा यह एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि √-4 का हमको स्क्वायर रूट करके दिखाइए, तो आप तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, √1 इंटू √4 ऑफकोर्स लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो अब इसमें देखिए, आप √1 को क्या लिखिएगा, आयोटा। यही तो इमेजिनरी नंबर होता है। आपको बस याद रखना है कि √1 को क्या कहते हैं, आई बोलते हैं। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ कि आपको आगे बस याद रहे। आगे अगर क्लास में जाइए तो आपको ये रहे कि हाँ, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। √1 को लिखा आई हमने, और √4 का इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल तो 2 होगा। ये आंसर मेरा कितना हो गया, 2i।
ध्यान दीजिएगा। अगर इसी प्रकार से बोले -√16 का, तो आपको पता है माइनस आ गया इसके लिए तो आई लगेगा, और 16 का वर्गमूल कितना 4, तो इसका आंसर होगा 4i। ये सब होता है काल्पनिक संख्या। जैसे और ले लेते हैं 25, तो ये हुआ वास्तविक संख्या 5, लेकिन अगर अंडर में माइनस लगा दें तो ये हो गया 5i, जिसको हम बोलते हैं 5 आयोटा बोल सकते हैं, इसको 5 आयोटा बोला जाता है आई को। तो ये हो गया कौन सा संख्या, काल्पनिक संख्या। लेकिन अगर बात करेंगे हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में, तो अभी हमने यहाँ कुछ बनाया है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को ही क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। अर्थात कि आप अगर 2 ले लिए कोई वास्तविक संख्या और प्लस में आपको काल्पनिक संख्या चाहिए, तो काल्पनिक संख्या तो रूट के अंदर माइनस में नेगेटिव होता है, यही तो होता है ना। तो ये आपका बन गया कौन सा संख्या, सम्मिश्र संख्या, याद रखिएगा। यानी सम्मिश्र संख्या जो होता है, जो सम्मिश्र संख्या होता है वो इस रूप का होता है a + ib। तो सर ये क्या है a + ib, मतलब जहाँ a भी कोई नंबर होता है b भी कोई नंबर होता है, मतलब वास्तविक संख्या। तो यहाँ कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, जैसे 2, b के जब कुछ भी 7 और i, यानी ये कौन सा संख्या बन गया, सम्मिश्र संख्या। मतलब कि एक वास्तविक संख्या लेना है, जैसे 4 ले लिए, एक अवास्तविक जिसका वर्गमूल ना निकाल सके, प्लस में √4 हो गया, ये कौन सा संख्या हो गया, सम्मिश्र संख्या। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा सम्मिश्र संख्या के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसका अध्ययन पूर्ण रूप से पिछले क्लास में पार्ट 1 में कर चुके थे, अब पार्ट 2 है, तो इसका आपको डिटेल रूप से ढंग से आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको कॉपी में आप नोट्स कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा डायग्राम मैंने बनाया है, ये आपको समझने में बहुत ही सहायक होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये कोई पूरा बॉक्स है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई घर मान सकते हैं, और घर में मालिक कौन टोटल है, वास्तविक संख्या, और यहाँ पे परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। मतलब इस घर में जितना भी सदस्य होंगे, सब किसके अंतर्गत आएंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। यानी कि जो भी संख्या होगा, प्राकृत संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, पूर्ण क्या है, वास्तविक, पूर्णांक क्या है, वास्तविक, और परिमेय क्या है, ये भी वास्तविक है, और अपरिमेय भी क्या है, हाँ ये भी वास्तविक है। लेकिन ये इन लोग दोनों का जो कनेक्टिविटी है, ये इन सबों का जो रिलेशन संबंध है इससे अलग है, इसलिए इसको हम लोग अलग कर दिए हैं। इसमें क्या हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ये पहला बॉक्स, दूसरा, तीसरा, पहला सर्कल, दूसरा, तीसरा, चौथा सर्कल, हमने सबसे बड़ा वास्तविक बोला है, यानी कि परिमेय वास्तविक संख्या होते हैं, अपरिमेय वास्तविक संख्या, पूर्णांक वास्तविक संख्या, पूर्ण वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या। आगे बढ़ते हैं, परिमेय अगर हम इसका बात करें तो इसमें परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, तो याद रखिए कि ये जो सबसे बड़ा जो सर्कल है इसके अंदर सब आ जा रहा है, यानी जो परिमेय संख्या हमने लिखा है इसके अंतर्गत सब आ जा रहा है। कौन कौन, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, यानी कि बोल सकते हैं, यानी परिमेय में कौन कौन शामिल होता है, तो पूर्णांक भी होता है, पूर्ण भी होता है, और प्राकृतिक संख्या भी होता है। अगर नीचे देखें पूर्णांक, तो पूर्णांक का पूरा इतना बड़ा सर्कल है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से रहना, पूरा यहाँ तक पूरा सर्कल है। तो इसका मतलब कि पूर्णांक के अंदर पूर्ण संख्या भी होते हैं और प्राकृत संख्या भी होते हैं, और पूर्ण के अंदर प्राकृत संख्या होते हैं। तो ये हो गया कहानी आपका। हाँ, और हाँ, परिमेय और अपरिमेय जब मिलेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक संख्या। तो आपको अपरिमेय के बारे में पता है, जिसका वर्गमूल हम लोग ना निकाल सकते, जैसे √2, √5, पाई, ये सब कौन सा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको, जिसको हम p/q वर्गमूल लिख सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये हो गया परिमेय संख्या, 1/2, 3/2, √16, √25, ये हो गया परिमेय संख्या। पूर्णांक के बारे में आपको पता है, नेगेटिव नंबर से लेकर कहाँ तक, पूरा -∞ से +∞ तक, मतलब कि ऑल टू ऑल नंबर, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। अब पूर्ण संख्या में क्या करना था, हमको पूर्ण संख्या में ये करना था कि जो भी 0 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 लगातार, और प्राकृत संख्या में कौन सा है, 0 1 से लेकर 2 3 लगातार चला जाएगा। यहाँ पे हमने पूर्णांक पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे -∞, -4, -3 लगातार इस चला जाएगा। परिमेय में हाफ, इतना हो गया। ये सब कहानी हो गया परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। यदि आपसे कोई पूछता है, सवाल कोई अगर हम ले लें, यदि कोई सवाल ले लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है,
इससे हमको समझने में बहुत आसानी होगी। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, पूर्ण के अंदर में प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या होती है? नहीं होती है। क्या कहाँ हो पाएगा? पूर्ण के यानी कि इस बॉक्स के अंदर में जो भी आएगा वो किस कैटेगरी का होगा? पूर्ण के कैटेगरी का होगा। तो प्राकृतिक संख्या भी पूर्ण संख्या है, बट पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, हाँ पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है जो गिनती 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बोला कि प्राकृत संख्या में कहां से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। 0 तो छूट गया ना। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है? क्योंकि अगर हम 0 को शामिल करते तो ही तो ये पूर्ण संख्या बनता ना, दोनों इक्वल होता, इसमें इक्वल नहीं है। इसीलिए बोलेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, प्रत्येक यानी ये वाला कौन सा? असत्य हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। इसको देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहां देखिएगा ध्यान से, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या के अंदर में कौन कौन आता है? तो पूर्णांक भी आता है, पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है। तो क्या बोल सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता? तो हाँ होता है, क्योंकि इसी के अंदर परिमेय के ही अंदर तो ये आता है, तो यह होता है। सही है। फिर से देखिएगा, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, ये सब पूर्णांक क्या परिमेय संख्या होगा? तो हाँ, परिमेय संख्या के लिए तो अंदर में आया है ना, तो हाँ होगा। अब तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। अब चलिए परिमेय संख्या को पकड़िए। प्रत्येक परिमेय संख्या जितना भी ये सब है, परिमेय संख्या जितना भी है, क्या पूर्णांक होता है? तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो इस एरिया का जो डिजिट होगा इसके अंदर थोड़े ही आएगा। नहीं समझे? प्रत्येक परिमेय, ये परिमेय पूरा बॉक्स पूरा कंप्लीटली परिमेय क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो क्या ये पूर्ण संख्या होगा? ध्यान दीजिएगा। पिछले हमने पीछे पढ़ा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो इसके अंदर आता था, परिमेय संख्या के अंदर आता तो होता था। अब इसे प्रत्येक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होता है? तो नहीं। कैसे हो सकता है? नहीं तो हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक कभी नहीं हो सकता है। कहाँ होगा? इस कैटेगरी में तो नहीं आया ना, इस एरिया में तो नहीं आया ना, इसलिए इसको बोलेंगे कि ये असत्य है। ये हो गया कहानी इसका। कहानी इसमें ये है, ध्यान से इसको समझिएगा। हाँ, क्या समझ, इसको एक और तरीका से हम फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं? देखिए कैसे बनाते हैं खुद से। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो गलत। प्रत्येक पूर्ण प्राकृतिक नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय पूर्णांक नहीं होता है, यानी कि परिमेय पूर्णांक नहीं हो सकता है, पूर्णांक पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्ण प्राकृतिक नहीं हो सकता है। लेकिन प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ऐसे तो कर सकते हैं। यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सब सत्य होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है, और प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। क्लियर यहाँ तक हो गया? अब देखते हैं, ये जो है हमारा एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज 1.1 है। इसका चौथा सवाल है। तो पहले हम पहला दूसरा सवाल की ओर देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे इधर। तो देख लेते हैं, पहला सवाल यहाँ है। पहला सवाल ये रहा, तो इसको देखते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सोचिए, क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है? बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा। क्या शून्य एक परिमेय संख्या? आपको परिमेय संख्या का डेफिनेशन पता होगा, जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। तो चलिए लिखते हैं 0, यही शून्य है, शून्य यही है।
अब इसको क्या हम P अपॉन क्यू के रूप में, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या आप इसके नीचे 1 नहीं लिख सकते हैं? अगर आपसे कोई पूछ दिया कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो आप इसके हर में 1 तो कंसीडर कर सकते हैं, यानी ये भी परिमेय संख्या 5/1। तो क्या 0 को 0/1 लिख सकते हैं? तो ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि शून्य के नीचे 1 होता है, हर में 1 मान सकते हैं कि छिपा होता है। ये हुआ आंसर कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो आपको दिखाई तो दे दिया ना कि P/Q के रूप में, यानी ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को Q बोलते हैं। हाँ, तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है, जी जरूर पूर्णांक है। ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला का Q बोलते हैं, दोनों को पूर्णांक होना चाहिए। तो 0 पूर्णांक होता है, 1 पूर्णांक होता है, Q≠0, तो नीचे वाला को ही Q बोलते हैं। और जो Q 0 के बराबर नहीं है, Q तो 1 है, यानी कि क्या इसका आंसर होगा कि 0, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बन गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालना है। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, एक बहुत ही शानदार तरीका है जिससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या, यदि कभी भी ऐसा कंडीशन आ गया जीवन में कभी भी कि 1 और 2 के बीच में 10 परिमेय संख्या निकाले, 20 और 21 के बीच में 50 निकाले, 100 निकाले, तो कुछ नहीं करना। 3 और 4 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 5 में 1 जोड़ लो आप, तो कितना हो गया? 6। फिर से जितना परिमेय संख्या निकालना उसमें 1 ऐड कर देना है। फिर से जितना परिमेय संख्या निकालना उसमें 1 ऐड कर देना है। कितना हो गया? टोटल 6 हो गया। और जो पहले यहाँ 3 लिखा हुआ था, यहाँ जो 4 लिखा हुआ था, इसको तो परिमेय 1 तो लिख सकते हो ना, इसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है। 3/1 4/1 जो है, यहाँ जो हम 5 निकालना था जिसमें हम 1 ऐड किए थे, 6 आया था, उसी को ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऊपर मल्टीप्लाई किया हमने, नीचे किया, ऊपर मल्टीप्लाई किया और नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 1 जा 6, ये आ गया। यानी 18/6 और 24/6 आ गया। अब इसके बीच में काउंट कीजिए कितना हुआ। 18/6 के बाद होगा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, और बटा में सब कितना है? हर में 6, हर में 6, हर में 6, हर में 6 और हर में 6। यानी ये वाला क्या गया? 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल गया। 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6। और कहिए कि सर मेरा एनसीईआरटी में जो आंसर दिया हुआ वो मैच ना किया, तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई बोले कि 1 और 10 के बीच में, 1 और 10 के बीच में कोई मेरे को 2 संख्या बताइए, मेरे को कोई 2 परिमेय संख्या बताइए, आपका जवाब 4 और 5 भी हो सकता है, किसी का 7 और 9 हो सकता है, किसी का 2 और 8 हो सकता है, किसी का 8 और 6 हो सकता है। आंसर सबका अलग अलग। तो क्या ये सब गलत है? नहीं, यह गलत नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, अनेक परिमेय संख्याएं होते हैं। 2 संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ये भी गलत नहीं है। आप भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तीसरा सवाल, यही इसका सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा ढंग से। फिर से आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। पहले मैं आपको स्टेप लिख दे रहा हूं। स्टेप 1 इस प्रकार से क्या करना है। ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था कि 2 और 4, 3 और 4 के बीच में निकालना था, जितना निकालना था उसमें एक ऐड कर दिए। इसको भी वैसा ही करेंगे, लेकिन इसमें अगर कभी भी कुछ मसाला मिलाते हैं, कुछ बनाते हैं, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अलग प्रकार से बनाते हैं, तो देखते हैं इसमें अगर कभी हर तो आपको दिखाई दे रहा है कि बराबर बराबर है, हर आपको दिखाई दे रहा है बराबर, लेकिन कभी बराबर ना हो तो क्या करना है? पहले हर को बराबर करना है, याद रखिएगा, पहले हर को बराबर करना है। हर का तो कोई टेंशन नहीं है, हर तो ऑलरेडी बराबर है पहले से। चलिए स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम?
स्टेप 2 में ये करेंगे, स्टेप 2 के बाद तो आपका आता ही है, देख लीजिए। स्टेप 2 के बाद जो इधर किए थे वही करना है। जैसे 3/5 और 4/5 के बीच में कितना निकालना है, सॉरी 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लिख लेते हैं 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बीच 3 परिमेय संख्या, यदि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो 3 में कितना ऐड कर देंगे हम, 1। 3 में कितना ऐड करेंगे, 1। तो मिलकर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब वही करेंगे जो यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसी को हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 5 × 20, 4 × 16 और 5 × 20, ये हो गया। अब इसको 12/20 और 16/20 के बीच में कितना संख्या होगा, 12 के बाद कितना होता है 13/20, 13 के बाद 14/20, 14 के बाद 15/20। समझ में आया क्या? आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना, रट लीजिए कि सबसे पहले हम जितना भी संख्या 5 परिमेय अगर निकालना होगा, 3 निकालना होगा, 10 निकालना होगा, तो कुछ नहीं करना, पहले उतना में 1 ऐड कर देना है और उसके बाद जितना आएगा उसको अंश और हर में दोनों संख्याओं में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद में काउंट करके लिख देना है। यही तो होगा आंसर। इसका एक और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि एक और मेथड 2 निकालने का, नया मेथड देखते हैं। अब इसको बताते हैं। मेथड 1 तो आपको समझ में आ गया होगा, ये इसको मेथड 1 लिखेंगे, ये मेथड 1 है, ये मेथड 1 लिखते हैं। अब मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है, ये संख्या दे रखा है, इस संख्या में 2 और 4 है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसके बीच का संख्या कौन सा होगा, इसके बीच का संख्या कौन सा होगा, तो देखते हैं। इसके बीच में संख्या अगर हमको जो चाहिए, इसको एक काम करते हैं, बीच का संख्या लाने का तरीका खोजते हैं। 4 और 2 और इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 2 हुआ 6 और 2 से डिवाइड, 2 3 6, यानी आंसर कितना आ गया 3। यानी कि 2 और 4 के बीच में कौन सा संख्या होगा, 3 होगा। और लेते हैं 10 और 12, ये दोनों के बीच में बीच वाला कौन सा संख्या होगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करके देखते हैं, तो हो जाएगा 22, 22 में 2 यानी कि 11, यानी इसके बीच 10 और 12 के बीच में कितना होता है 11, आपको पता है। यानी समझ में आ रहा है कि ऐसे तो हम लोग बचपन में औसत निकाला करते थे ना, कि दो संख्याओं का जोड़ और जितना संख्या उसको उतना से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि औसत निकालने वाला प्रक्रम से यहाँ पे निकल जाएगा। परिमेय संख्या इसके बीच का निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कोई बोल दिया कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमको परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए, तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद कितने से डिवाइड कर देना है, 2 से। जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका एक नया परिमेय संख्या, यानी दोनों के बीच का परिमेय संख्या। तो चलिए करके देखते हैं। 2 स्टेप 1 दे लिखते हैं। स्टेप 1 यानी स्टेप 1 में एक परिमेय संख्या निकलेगा, स्टेप 2 में दूसरा, स्टेप 3 में तीसरा, चौथा, इस प्रकार से निकलता चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3 + 4 7/5/2। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये नीचे आके हो जाएगा 10, यानी 7 कितना हो गया 10, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में कौन सा संख्या परिमेय संख्या होगा, 7/10 परिमेय संख्या होगा। ऐसे ही करके फिर 3/5 यहाँ पे लिखे 7/10 और 4/5। अब इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखिए ये दोनों के बीच में ये वाला आया था, तो क्या ये दोनों के बीच में तो कोई आएगा बीच में ना, ये दोनों के भी बीच में कोई आएगा बीच में ना, तो बस वही प्रोसेस आपको करते चला जाना होगा। यानी करना कुछ नहीं है, आप नियम बनाने को बना सकते हैं कि a + b/2 क्या देगा, एक नया परिमेय संख्या मानते हैं कि मेरे पास a और b संख्या है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो देखते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो नया परिमेय संख्या निकलेगा। चलो नया परिमेय संख्या का नाम क्या दे देते हैं हम लोग, नया परिमेय संख्या का नाम दे देते हैं c। तो यानी कि a और b के बीच में कौन सा संख्या निकल चुका है, c निकल चुका है। तो अगर इन दोनों के बीच में यहाँ पर निकालना होगा, इसका संख्या निकालना होगा, तो क्या करेंगे, तो a और c को जोड़ेंगे और कितना से डिवाइड कर देंगे हम, 2 से।
अगर इन दोनों के बीच का निकाल सी और बी के बीच को निकालना हो तो क्या करेंगे, सी और बी को जोड़ेंगे, कितना से डिवाइड कर देंगे, 2 से। यही प्रोसेस होगा, इसी से आपको क्वेश्चन हल हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग प्रोसेस है, आसान तो आपको यही वाला काम चल जाएगा। क्या करना है, जितना संख्या निकालना, जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतना में एक ऐड करेंगे, और एक ऐड करने के बाद जितना आएगा उसको जिस संख्या के बीच में निकालना है ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, वही आपका, उसके बाद आंसर लिख देना है। आज हम लोग और इसके बाद देखते हैं जो चौथा सवाल था, लास्ट सवाल जो 1.1 का जो सबसे लास्ट सवाल है वो देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण भी देना था। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देख लेते हैं, हमको लगता है कि हमको अब बताने का जरूरत नहीं है, आराम से आ गया होगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। देखिए हमने बनाया भी था कि नीचे से ऊपर सत्य होते चला जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे सत्य नहीं होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। हाँ होता ही तो है, उसी के अंदर तो आता है। अगले है प्रत्येक पूर्णांक को पकड़ो, एक पूर्ण होता है। अरे भाई नीचे घसक गया ना, ये तो असत्य होगा, गलत। आगे देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या आ गया, एक पूर्ण हो सकता है, कैसे हो सकता है, कभी नहीं, नीचे असत्य। अब क्यों, क्योंकि अगर इसका कोई कारण पूछेगा तो बोलिएगा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के ही संग्रह में पूर्ण संख्या आ जाता है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं के संग्रह में पूर्ण नहीं आ सकता है। फिर से देख लेंगे ध्यान से, लिखा हुआ है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण का तो लिमिटेशन कहां से हो, 0 से ही तो स्टार्ट हो, 0 1 2 3। इसका लिमिट ये कहां से कहां तक है, तो ये -∞ से लेके पूरा +∞, तो लेकिन माइनस वाला पूर्ण में तो नहीं आया, इसीलिए बोलेंगे कि प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या कहां से कहां तक, 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन पूर्णांक कहां से वो 0 से लेकर अनंत तक तो होता ही होता है, और माइनस में भी जाता है, इसीलिए यह सत्य हो गया। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से वही, तो पूर्ण संख्या तो जनाब 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3, और परिमेय संख्या में बहुत इसका लिमिट है, इससे बहुत आगे चला गया हो। तो ये सब कारण आपको ध्यान से दे देना है। आज के लिए हम लोग इतना ध्यान देते हैं। आज एनसीईआरटी का 1.1 खत्म हो चुका है, और अगले क्लास से हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, और आगे ऐसे ही लॉकडाउन में आप लोग अपने घर में पढ़ते रहिए और लॉकडाउन का लुत्फ उठाते रहिए। और ये लॉकडाउन है, ये नहीं समझना है कि हम घर में बंद हैं और अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत आपको एक सुनहरा मौका मिला है, आपको कुछ कर दिखाने का। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।